प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। यह अपनी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की 5वीं क्लास है और आज हमारा टॉपिक है आज का ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं। तो हम किस क्रम में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। साथ ही आज के इस टॉपिक पर ट्रांजिटिव वर्ब को जैसे 3 भागों में बांटा गया है, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल जीरो लेवल से कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें और वो वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पर और कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बिल्कुल अच्छे से जीरो से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले वर्ब के बारे में बता दूं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसे कॉपी नहीं करना है, केवल समझा रहा हूँ। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब आप चाहेंगे कि आपको टेंस याद हो, टेंस आए। और टेंस क्या है? वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस है। मतलब टेंस कोई और नहीं बल्कि वर्ब ही है। तो वर्ब पर जितना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा, आप उतना ही बेटर तरीके से टेंस को सीख पाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की। हेल्पिंग वर्ब के 2 भाग, जैसे अपने मॉडल है और प्राइमरी है। इस पर हमने पहली क्लास में चर्चा की कि मॉडल कौन कौन से होते हैं और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। इसके बाद मेन वर्ब पर, तो मेन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं। एक तो ईडी लगाकर लगाते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ देते हैं और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, लुक, लुक्ड, लुक्ड। इसी तरह तो ये तो है रेगुलर वर्ब। इस पर एक वीडियो डाला गया क्लास नंबर 2 कि वर्ब में ईडी जोड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं। इसके अलावा वे वर्ब जिनमें ईडी जोड़ने से केवल सेकंड काम नहीं चलता, बल्कि अलग अलग रूल्स है, जैसे गो, वेंट, गोन, गिव, गेव, गिवन, है ना, कम, केम, कम, ऐसे जो अलग अलग उसकी ग्रुपिंग की है और हमने उनको पूरी अच्छे से जाना है। इरेगुलर वर्ब को होती है अपनी क्लास नंबर 3। फिर इसके बाद में मेन वर्ब के जो प्रकार बच जाते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस क्यों लगाते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों जोड़ते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है और क्या रूल्स है, ये हमारी क्लास नंबर 4 में हमने पढ़ा था। इससे आगे आज की हमारी क्लास में मेन वर्ब के ही 2 प्रकार और होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। रेगुलर इरेगुलर होते हैं फॉर्म के आधार पर, और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होते हैं कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। साथ ही ग्रामर का एक टॉपिक होता है वॉइस, आपने पढ़ा होगा वॉइस, जिसको कहते हैं वाच्य। और इसके 2 भाग होते हैं, ये 2 रूप होते हैं, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम होते हैं उसमें ये होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊं, और ऑब्जेक्ट को जब हम जानना पहचानना नहीं आता, बिना ऑब्जेक्ट को जाने हम सब्जेक्ट उसे बना नहीं सकते। और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ये चर्चा भी आज ही करेंगे। तो इसकी ये नींव का पत्थर साबित होगा आज का वीडियो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रांजिटिव वर्ब की, तो इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म सम्मिलित हो, इससे का मतलब सम्मिलित, जिसमें कर्म सम्मिलित हो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म सम्मिलित नहीं हो वो अकर्मक क्रिया। तो हिंदी में तो ए लगा देने से ये क्या बन जाता है, विरोध, अपोजिट बन जाता है। इंग्लिश में ट्रांजिटिव के आगे इन लगा दिया, जैसे फिट, अनफिट है ना, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, वैसे ट्रांजिटिव के आगे इन लगा दिया, इंट्रांजिटिव। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सीधी सी बात है, जिसमें कर्म है वो सकर्मक, जिसमें कर्म सम्मिलित है सकर्मक, जिसमें कर्म का अभाव है वो अकर्मक। अब कर्म किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इनको कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब को हम 3 भागों में बांटते हैं, ये हम आगे देखेंगे। पहले पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये कैसे पता करें? हमें इतना तो जान लिया कि जिसमें कर्म है वो ट्रांजिटिव, जिसमें कर्म नहीं वो इंट्रांजिटिव। लेकिन कर्म का पता कैसे लगाएं? तो देखिए, इसमें हम करेंगे कि
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं, मेन चीज ये है, कैसे लगाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका पता कैसे लगाना है कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए ऑब्जेक्ट का आपको शुरू से लिखना है ताकि आपके नोट्स हो जाए, क्योंकि वीडियो एक बार देखोगे अभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बार बार आप इसे देख नहीं सकते, तो नोट्स को ही पढ़ोगे तो आराम से बना लेना। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्रिया जिसे कहते हैं हम वर्ब से प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं किसको और क्या। दो प्रश्न पूछते हैं, किसको क्या। ठीक है, अब ये कैसे पूछते हैं अभी हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर दोनों का जवाब मिला तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का ही नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एक का मिला तो एक ऑब्जेक्ट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहा हूं, जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, और दूसरा है राधा इज स्लीपिंग इन हर रूम अब ध्यान से देखिए इन दो सेंटेंसेस को, और हम इसमें क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको। किससे करेंगे? वर्ब से, मतलब क्रिया से। पहले तो इनमें वर्ब छांटिए क्या है। देखो, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है। ये तो आप अगर पिछले वीडियो देख के आए तो आपको पता ही है। ये आई एन जी किस में जोड़ते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं, तो ये मेन वर्ब हो गई। तो ये ए मैंगो क्या है? ये ए मैंगो जो बचा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो इंग्लिश में वैसे तो देखा जाए तो वर्ब के तुरंत बाद अगर प्रीपोजिशन नहीं है और ये आर्टिकल लग के या बिना आर्टिकल के नाउन या प्रोनाउन आया है तो वो ऑब्जेक्ट है। देखो, जैसे इसमें देखा जाए तो स्लीपिंग में इन प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो इसका मतलब ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। ये तो सीधा सा नियम है, लेकिन फिर भी क्या और किसको का पता कैसे करें? देखो, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम डॉट लगाएं तो क्या ये सेंटेंस पूरा है? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? ये बात अधूरी रह जाएगी, और पूरा करने के लिए क्या का जवाब देना पड़ेगा। और यही मैं पूछ रहा हूँ कि ईटिंग, खा रहा हूँ, क्या? एक ए मैंगो, एक आम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये ईट जो वर्ब है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव। ठीक है। दूसरा देखो, राधा इज स्लीपिंग, राधा सो रही है। ये राधा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, और स्लीपिंग स्लीप सोना, और आईएनजी तो रहा रही कि राधा सो रही है, ये मेन वर्ब। अब बताइए, राधा सो रही है, अगर इतना पे हम क्लियर कर दे तो क्या मामला चल जाएगा? सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा कि राधा क्या कर रही है? राधा सो रही है, राधा इज स्लीपिंग। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ये मैं खा रहा हूँ, मैं काम नहीं, क्या खा रहा हूँ बताना पड़ेगा। राधा क्या कर रही है? राधा सो रही है, तो राधा इज स्लीपिंग। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये अगर लगाते हैं हम आगे तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये क्या और किसको का जवाब नहीं है। जैसे राधा इज स्लीपिंग, क्या सो रही है? कोई प्रश्न नहीं है। किसको सो रही है? इसका भी कोई रिप्लाई नहीं है। ये किसका उत्तर है? इन हर रूम, उसके कमरे में। ये किसका उत्तर है? कहाँ का? किसका? कहाँ का? तो वर्ब से जब हम दो क्वेश्चन करते हैं, क्या और किसको, इन दो का उत्तर मिलता है तो ऑब्जेक्ट आता है। इन दो के अलावा बाकी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे राधा इज स्लीपिंग, राधा सो रही है, कहाँ सो रही है? उसके कमरे में। क्यों सो रही है ना? कब सो रही है? ये सब प्रश्न जो पूछेंगे उनका जो उत्तर आएगा वो आएगा अपना एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ये क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं और अधिक, कि सोने की, ये सो रहे तो कहाँ सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं। सीधी सी बात है, मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए क्या और किसको। देखो, क्या और किसको, और किसको का और आता है जैसे किसके लिए, किस हैं, ये भी, लेकिन ये थोड़ा एडवांस में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो स्लीपिंग जो हुई वो कौन सी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको तो इसमें ये लिख लेना ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, पर मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं किसको और क्या।
ये दो सेंटेंस लिख लेना और इनके आगे लिख लेना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो वर्ब, अब लिखते हैं वापिस फिर से, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और इसमें लिखेंगे वे क्रियाएं, वे क्रियाएं मतलब वर्ब्स जो अपना अर्थ देने के लिए, अपना अर्थ देने के लिए, अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर निर्भर है, ऑब्जेक्ट पर निर्भर है या ऑब्जेक्ट जरूरी है, ऑब्जेक्ट पर निर्भर है या ऑब्जेक्ट इसमें अर्थ का पता लगाने के लिए ऑब्जेक्ट इसमें जरूरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ईट, खाना, इस सेंटेंस को आप बिना ऑब्जेक्ट के इस वर्ब को काम में नहीं ले सकते। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ बताना पड़ेगा, सी इज ईटिंग, दे आर ईटिंग, कुछ भी। जैसे आगे है आपके वॉच, देखना, देखना मतलब तो देख रहे हो तो किससे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके ट्रांजिटिव वर्ब, वे क्रियाएं, वे वर्ब जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर निर्भर है, अर्थात ऑब्जेक्ट लिए बिना उनका अर्थ प्रकट नहीं होता है, तो वे होती है आपके ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब अकर्मक क्रियाएं। सीधी सी बात है, इनमें कर्म की जरूरत नहीं रहती। अकर्मक क्रियाएं आप लिखना चाहो लिख सकते हो। वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ इस प्रकट कर देती है, बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना अर्थ मतलब वाक्य का अर्थ प्रकट कर देती है, अर्थ प्रकट करती हो, वे इंट्रांजिटिव कहलाती है। या इसमें लिखा हुआ है ना प्रकट करती हो, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे स्लीप, सोना, इस सोना में आप क्या और किसको का उत्तर आपको लगाना ही नहीं है, ना इसका उत्तर मिलेगा। जैसे वह सो रही है, क्या सो रही है, क्या किसको सो रही है, इसमें कोई उत्तर मिलेगा नहीं। जैसे गो, जाना, तो जैसे मैंने कह दिया वी गो, हम जाते हैं, वी गो हम जाते हैं, तो हम क्या जाते हैं, किसको जाते हैं, इसका जवाब नहीं मिलेगा। कहाँ जाते हैं, इसका जवाब मिल जाएगा, टू मार्केट, हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है, वर्ब के तुरंत बाद अगर हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन वर्ब के बाद अगर हम प्रीपोजिशन लिखते हैं, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, तो वो होता तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन वो वर्ब का नहीं होता, वो किसका हो जाता है, ये जो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं ना, उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप ही बता देता है कि ये गलत हो रहा है। जैसे थोड़ा सा हम इसमें ट्राई करते हैं, देखो कि इसको लिखना नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया सी कम मी, सी कम मी, सी कम मी का मतलब सी कम्स मी, मान लो कि वह आती है मुझे, वह मुझे आती है, ऐसा नहीं, वो मेरे पास आती है, तो यहाँ आएगा टू, सी कम्स टू मी, ऐसा आएगा। अदरवाइज ये कम है, कम का मतलब होता है आना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप खुद से इसे प्रश्न पूछिए, क्या आना, किसको आना, नहीं कहाँ आना, तो कहाँ आने का उत्तर मिलेगा। तो ये मी अगर हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जबकि यह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट रखती ही नहीं है। तो आपको मी लगाना है, तो इससे पहले आपको क्या लगाना होगा, टू, ताकि ये टू क्या कर दे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए मी। इसको कहते हैं वैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज, और मी को कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशनल
ऑब्जेक्ट, ये हम जब प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो थोड़ा वहाँ और विस्तार से जानते हैं। ठीक है, तो इतना आपके क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए कि सबसे पहले क्या और किसको पसंद करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। और जब एक बार हम ऑब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं तो फिर जैसे ईट है, वॉच है, इनमें ऑब्जेक्ट जरूरी है। जैसे स्लीप है, गो है, इनमें ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। साथ ही हम ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब चाहकर भी नहीं बना सकते, सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? इंट्रांजिटिव का तो काम खत्म, वर्ब होते ही ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं? तो सबसे पहले है देखिए दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इन्हें आप देखिए, इनमें बताइए कितने ऑब्जेक्ट है। ये समझाने के लिए यहां से देखो, सी इज है ना ईटिंग, यही ले लेते हैं वापस, सी इज ईटिंग ए मैंगो, वह एक आम खा रही है। दूसरा, शी गेव मी ए बुक। और तीसरा, दे कंसिडर मी, दे कंसिडर मी ए लायर या ए थीफ कर दो। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि इनमें क्या है। देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपके है मेन वर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ये पता लगाना है कि सी इज ईटिंग, वो खा रही है। क्या खा रही है? क्या ये क्या का जवाब है? हाँ है, तो ये ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक। ठीक है, दूसरा देखो, सी सब्जेक्ट, गेव मेन वर्ब, गिव गेव गिवन वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने दिया, किसको दिया? मुझे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और क्या दिया? ए बुक, एक किताब थी, तो ये भी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने हो गए? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गए दो। कितने? दो, क्योंकि इसमें एक पर्सन आ गया, एक वस्तु आ गई। आगे देखो, दे वे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। दे कंसीडर, वे मानते हैं, किसको मानते हैं? मुझे मानते हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और क्या मानते हैं? एक थीफ, एक चोर मानते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट। लेकिन मी और ए थीफ अलग अलग है, एक ही है कि वे मुझे चोर मानते हैं, चोर समझते हैं। तो चोर किसको समझते हैं? मुझे। मुझे क्या समझते हैं? चोर। तो ये दोनों एक ही है। देखो, जबकि इसमें उसने दिया, क्या दिया? किसको दिया? मुझे। क्या दिया? किताब। तो क्या किताब और मैं एक ही है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है तब तो ये क्या है? दो ऑब्जेक्ट हो गए। और अगर एक ही व्यक्ति के आगे वाली इसकी विशेषता दे दी, इसके बारे में और बात कर दी, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, और एक हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, पूरा करता है। जैसे दे कंसिडर मी, अगर यहाँ तक नोट कर दे कि वे मुझे समझते हैं, वे मुझे समझते हैं। क्या समझते हैं? क्या मानते हैं वे मुझे? तो मैं बताऊंगा वे मुझे एक चोर मानते हैं। तो इसमें क्या जाएगा? ए थीफ लगाना पड़ेगा। ये ए थीफ क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट जब दो होते हैं, कितने होते हैं? दो, तो इनको बांट देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डी ओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ओ मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो वस्तु होती है, जो चीज होती है, उसको तो कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें दिया किसको, किसको का जवाब पर्सन होएगा, तो ये तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई ओ, और ये ए बुक है ना, ये है डी ओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो इसमें क्या है? इसमें देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लो। अब देखो जिसमें ऑब्जेक्ट एक ही है, जैसे इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। अब इसमें कितने ऑब्जेक्ट हुए? दो, ऊपर वाले में। इसमें कितने हुए? इसमें हुआ एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने जाना कि इसका एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसका दो भी हो सकते हैं, और इसके एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इस हिसाब से इनके नाम निकाल दिए। कौन से नाम निकाले? कि जैसे एक है अपने मोनो ट्रांजिटिव। कौन सी? मोनो ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब होता है एक।
मोनोट्रांजिटिव वर्ब। वे वर्ब्स जो केवल एक ऑब्जेक्ट रखती हो। कैसे? एक ऑब्जेक्ट रखती हो मतलब एक ऑब्जेक्ट से वो अपना अर्थ स्पष्ट कर देती हो। जैसे ईट आ गया, ईट में क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट देने काफ़ी है। जैसे कि प्ले आ गया, प्ले का मतलब हो गया खेलना। जैसे कि सी आ गया, सी का मतलब होता है देखना। और वॉच आ गया जैसे, या लव आ गया, या लाइक आ गया, ठीक है। जैसे या हेट आ गया, ये सब क्या है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। मोनो मतलब ये एक ही ऑब्जेक्ट रखती है। कैसे? जैसे ईट के अंदर आगे तो वह ईट का मतलब होता है खाना, तो क्या खाना? वस्तु ही खाते हैं। किसको? इसका जवाब आएगा नहीं। प्ले खेलना, तो क्या क्या खेलना? क्रिकेट है, कबड्डी है, ये आ जाएगा। सी देखना, तो किसको देखना? इसमें पर्सन का नाम आ जाएगा। लव प्यार करना, किससे करना? चीज से करना। जैसे आई लव टी, मैं चाय से प्रेम करता हूँ। या फिर मान लो पर्सन से करते हैं तो उसका नाम आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा। लाइक पसंद करना, हेट नफरत करना। जैसे एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो इनके लिख सकते हैं। राम ईट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। इसमें क्या करना है आपको? यहाँ लिखना है ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखना है मेन वर्ब, और यहाँ लिखना है आपको सब्जेक्ट, ताकि आपको पता रहे कि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। वो भी जे करके नोट कर सकते हो। दूसरा, इसमें क्या करना होता है? देखो प्ले, तो वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम को हम क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गया? मेन वर्ब, और ये क्रिकेट जो हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब है? वी प्ले हम खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये इन द इवनिंग ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। एडवर्ब हो गई मतलब ये क्या के अलावा, किसको के अलावा जो जवाब मिल जाते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं। कब खेलते हैं? ये कब का उत्तर है? इन द इवनिंग। जैसे कहाँ खेलते हैं? इन द प्लेग्राउंड, तो ये भी एडवर्ब हो गई। अब ये टाइम वाली होती है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, जगह वाली होती है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो वो एडवर्ब टॉपिक में जानेंगे आगे। आगे वाला जैसा मान लो लव है, तो इसमें तो एकदम सिंपल है। सी लव्स क्रीम केक, कि वो क्रीम केक पसंद करती है, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट, लव इसमें आएगी मेन वर्ब, और ये क्रीम केक हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। वैसे ही लाइक से बन जाएगा आई लाइक टी, आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, तो ये टी ऑब्जेक्ट हो गया, ये लाइक मेन वर्ब हो गई, और ये आपकी आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया। तो कुल मिला के इनमें केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट वाली को मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट से ये क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट कर देती है। दो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं? तो दूसरी वाले देखते हैं, मोनोट्रांजिटिव। मोनो के बाद डाइट्रांजिटिव वर्ब। डाई का मतलब होता है वैसे इंग्लिश में दो। डाइट्रांजिटिव वर्ब्स, इन्हें संस्कृत में कहते हैं द्विकर्मक क्रियाएं, दो कर्म रखने वाली। कि वे क्रियाएं, वे वर्ब्स या वे क्रियाएं, ठीक है, जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट रखती हो। अर्थ प्रकट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट रखती हो, या टू ऑब्जेक्ट्स रखती हो। और दो ऑब्जेक्ट के बिना इनका अर्थ स्पष्ट हो ही नहीं सकता हो। अब ये वाली कौन कौन सी वर्ब है? डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब तो बहुत सारी है, इसलिए मैंने दो तीन उदाहरण दिए। डाइट्रांजिटिव वर्ब्स है वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है। और वे कौन सी है? कि देखो ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब में होगी, ये अपने डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इनमें आप उदाहरण यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ तक। गिव, गिफ्ट, ऑफर, इश्यू, ग्रांट, पे, टेल, टीच, राइट, बाई, सेल, शो, आस्क, सेंड, लैंड और ब्रिंग, एटसेट्रा।
अब इनका थोड़ा सा सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं गिव का। गिव मतलब देना। तो उन्होंने मुझे एक पेन दिया। दे गेव मी, या एक किताब दी तो ए बुक। ठीक है, उन्होंने मुझे एक किताब दिया। तो सब्जेक्ट काम किसने किया? उन्होंने। ये सब्जेक्ट क्या काम किया? दिया। ये वर्ब किसको दिया? मुझे दिया ऑब्जेक्ट। और क्या दिया? ए बुक। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। ये अपना किसको का जवाब है, ये अपना किसको का जवाब है, और ये क्या का। तो पहले आपको क्वेश्चन करना है किसको, फिर करना है क्या। डाई ट्रांजिटिव में क्या होंगे? दो ऑब्जेक्ट होंगे। दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको दोनों का उत्तर मिलेगा। किसको का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पर्सन, व्यक्ति के लिए होगा। और क्या का जवाब जो होगा वो क्या होगा? वस्तु होगा, थिंग होगी। इसमें वस्तु भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है। दूसरा, जैसे मान लो गिव हो गया गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? उपहार में देना। गिव मतलब सीधा देना, गिफ्ट उपहार में देना। जैसे सी गिफ्टेड मी। हालांकि यह मी की जगह हर भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, कुछ भी। उसने मुझे उपहार में दिया। और क्या दिया? यहां लिख दो ए वॉच। उसने मुझे एक घड़ी उपहार में दी। तो सी उसने सब्जेक्ट क्या किया? गिफ्टेड किया। वर्ब किसको किया? मुझे किया। और क्या गिफ्टेड किया? ए वॉच। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसी तरह ऑफर आ जाएगा। सी ऑफर्ड मी ए कप ऑफ टी। उसने मुझे एक कप कॉफी ऑफर किया। सी ऑफर्ड मी ए कप ऑफ टी। या आप ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं, सी ऑफर्ड मी ए नोटबुक, है ना, ए पेन। ये ऑफर उसने मुझे किया। मतलब देने वाली बात आती है इसमें। गिव मतलब सीधा देना, गिफ्ट मतलब उपहार में देना, ऑफर मतलब प्रस्ताव देना, इश्यू का मतलब होता है जारी करना। जैसे टीसी वगैरह स्कूल में जारी करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? इश्यू के लिए देखो, द प्रिंसिपल इश्यूड। प्रिंसिपल ने क्या की? इश्यू की, जारी की। किसको की? मुझे की। और क्या जारी की? माई टीसी। द प्रिंसिपल इश्यूड मी माई टीसी। प्रिंसिपल ने मुझे मेरी टीसी जारी की, मतलब मेरी टीसी मुझे दे दी। इसी तरह ग्रांट का मतलब होता है स्वीकृत कर लेना। जैसे द टीचर ग्रांटेड मी लीव। टीचर ने मुझे छुट्टी स्वीकृत किया, छुट्टी दी। पे का मतलब होता है भुगतान करना, भुगतान करना। और पे का क्या लिखोगे ऐसे? जैसे राम पेड। राम ने क्या किया? भुगतान किया। और किसको किया? XYZ, किसी का नाम लिख दो। मान लो मैंने कह दिया उसको मतलब लड़की को। राम पेड हर। कितने दिए? 100 रुपीज़। राम ने उसको 100 रुपये दिए या 100 रुपये भुगतान किया। इसी तरह आ जाएगा आपका टेल। क्या आ जाएगा? टेल। जैसे टेल के लिए क्या लिखोगे आप? सी टोल्ड मी ए स्टोरी। उसने गिफ्ट उपहार में दिया तो गिफ्टेड, और बताया तो टोल्ड। टेल का मतलब बताना। और किसको बताया? मुझे। और क्या बताया? ए स्टोरी, एक कहानी बताई। सी टोल्ड मी ए स्टोरी। आप ऐसे करके इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं टेल का। और इसी तरह आप इसमें लिख सकते हैं टीच का। सी टॉट मी ए पोइम। उसने मुझे एक पोइम पढ़ाई। जैसे टेल और टेल, टीच और राइट का और बता देता हूँ, इसके बाद आगे वाले आप कर सकते हैं खुद भी। टेल, ठीक है। टेल का क्या करेंगे? जैसे सी उसने टोल्ड यानी बताई, मी मुझे, और क्या बताई? एक कहानी बताई। सी टोल्ड मी ए स्टोरी। ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो चीज़ होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और जो पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। शी टोल्ड मी ए स्टोरी। आगे जैसे टेल के अलावा जो इसमें आई थी वर्ब, कौन सी आई थी? टीच और राइट। टीच पढ़ाना। तो पढ़ाया तो किसको पढ़ाया और क्या पढ़ाया? जैसे सबसे पहले जी काम किसने किया? टीचर ने। द टीचर क्या काम किया? पढ़ाया। तो पढ़ाना की सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGST। ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाना हमने वीडियो नंबर 2 और क्लास नंबर 3 में अच्छे से जान लिया था, रेगुलर और इरेगुलर का। अगर आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनानी आती तो आप उनको जरूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। द टीचर टॉट, अध्यापक ने सिखाया, पढ़ाया। किसको पढ़ाया? अस, हमें पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? ए लेसन, एक पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने हमें एक पाठ पढ़ाया। ए स्टोरी, एक कहानी पढ़ाई। ए लेटर, एक पत्र पढ़ाया। ऐसे आप लिख सकते हैं,
ठीक इसी तरह जैसे इधर वाला आपने राइट है और एक कर देते हैं अपने सो का और एक आस्क का। इसे राइट का लिख लेते हैं। एक राइट का मतलब था लिखना, और उन्होंने या राम ने सीता को पत्थर लिखा। तो राम लिखने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। राम रोट, राम ने लिखा, ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। तो किसको लिखा? सीता को, SWT सीता। राम रोट सीता, एस बड़ा आएगा इसमें कैपिटल। राम रोट सीता क्या लिखा? ए लेटर, एक पत्र लिखा। राम ने सीता को एक पत्र लिखा। तो ये आपके हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, इसमें भी ये आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, क्या का जवाब कोई वस्तु या बात होती है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको कोई पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, या फिर हमें तो अस, उसे, हर, लड़की के लिए, लड़के के लिए हिम, हम, उन्होंने तो देम, ऐसे करके इनका आ जाता है अपने पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। आगे एक और बताते हैं, आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। आस्क मतलब पूछना। आप लिख सकते हैं अगर आपको इनकी हिंदी नहीं आती तो। जैसे अब मैं यही कह दूं कि अध्यापक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। अध्यापक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो अध्यापक की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट है द टीचर। काम किसने किया? टीचर ने किया। और क्या काम किया? पूछा। पूछना की मीनिंग आस्क। आस्क की सेकंड फॉर्म क्या होगी? आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड। अध्यापक ने पूछा, किससे पूछा? मुझसे पूछा, तो मी। क्या पूछा? एक पर्सन, तो एक क्वेश्चन। अध्यापक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, द टीचर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। इसमें आप आराम से बता सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। आप ये मुझे कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो कौन सा है? वो है आपके कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कौन सी? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ ये अपने हो ही गया मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। तो अब चलते हैं देखो इस पर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले ये लिख लेना, मैं बताऊं जो, उसके बाद ये लिखना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। इसको एक नई स्लाइड पर लिख लेते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या होती है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो ऐसे बना देते कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को? किसी को भी बना सकते हैं। अगले ने कहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये नहीं कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? हमें एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये रूल नहीं है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बनाओ। इसका मतलब हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं बनाना। अगर ये हमें नहीं आता तो हमें पैसिव वॉइस करते समय बहुत दिक्कत आती है। तो देखो वे वर्ब्स जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अपना अर्थ प्रकट करने के लिए या पूरा अर्थ देने के लिए एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखती हो या जो वर्ड्स ये काम कर, जो वर्ड्स अपना अर्थ प्रकट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखती हो, उसे क्या कहते हैं? हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ध्यान से देखना, मतलब डबल डाई ट्रांजिटिव में और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में अंतर क्या है। जवाब दोनों का मिलेगा, क्या और किसको का, बट इसमें क्या होगा? दोनों एक ही होंगे। इसमें कौन कौन सी वर्ब्स होती है? देखो ये वाली, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, मेक, अपॉइंट, कंसीडर, डिक्लेयर, कॉल, नेम। इलेक्ट का मतलब होता है निर्वाचित करना, इलेक्शन जो होते हैं। सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना, जो विकल्प हमें पहले से दिए होते हैं, जिसे सेलेक्ट योर कंट्री, फिर जिसको आप करते हैं पॉपअप मेनू खुल जाता है उसमें से। चूज का मतलब होता है आपके सामने जो उपस्थित है उनमें से किसी एक को चुनना, चूज। नॉमिनेट का मतलब होता है नामित करना, चुनाव वगैरह लड़ने के लिए नाम लिखवाना। मेक का मतलब बनाना किसी आदमी को। अपॉइंट नियुक्त करना, कंसीडर मान लेना, डिक्लेयर घोषित कर देना, कॉल पुकारना और नेम नाम देना।
किसी को नाम देना। अब जैसे हम सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं इलेक्ट का, तो द बीजेपी इलेक्टेड, बीजेपी ने क्या किया, इलेक्ट किया, निर्वाचित किया। किसको इलेक्ट किया, किसको निर्वाचित किया, नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी। और क्या निर्वाचित किया, क्या बनाया उसको, पीएम या प्राइम मिनिस्टर, आप शॉर्ट में लिखो या लॉन्ग में। द बीजेपी इलेक्टेड मोदी पीएम, बीजेपी ने मोदी को पीएम बनाया, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया। तो देखो किसने बनाया, सब्जेक्ट है बीजेपी ने, वर्ब है इलेक्टेड, किसको बनाया, नरेंद्र मोदी को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। तो आपको भी वो लगता है कि दूसरा वाला भी क्या का उत्तर है, तो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये क्यों है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये इसकी विशेषता बता रहा है, आगे वाला जो शब्द है ना ये इसकी विशेषता बता रहा है या इसी को पूरा कर रहा है कि बीजेपी ने मोदी को चुना, क्या चुना, प्रधानमंत्री चुना। और ये इसकी विशेषता है, ये दोनों एक ही है, प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही है कि पीएम है तो कौन है, मोदी, और मोदी क्या है, पीएम। समझ गए। इसी तरह ये सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे द बीजेपी सेलेक्टेड नरेंद्र मोदी पीएम की, इलेक्टेड की जगह सेलेक्टेड भी आ सकता है और चूज भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉमिनेट भी आ सकता है। ये सारे वर्ब यहाँ सेकंड फॉर्म बनकर आ सकते हैं। आगे देख सकता है मैक, गांव वालों ने, द विलेजर्स मेड, गांव वालों ने बनाया, किसको बनाया, मेरे चाचा को, माय अंकल। और क्या बनाया, सरपंच, SARPUNC, सरपंच बनाया। ठीक है, तो इसी में भी वही है, सब्जेक्ट काम किसने किया, गांव वालों ने क्या काम किया, बनाया, किसको बनाया, मेरे अंकल को बनाया। और क्या बनाया, सरपंच बनाया। लेकिन ये सरपंच और मेरा अंकल अलग अलग नहीं है, एक ही है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो तो है माय अंकल, और जो सरपंच है वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जैसे हम आगे वाला करते हैं अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। क्या होता है, नियुक्त करना, किसी को हम किसी काम के लिए नियुक्त कर देते हैं, APPOINT, अपॉइंट, नियुक्त करना। जैसे रानी ने, द क्वीन, रानी ने क्या किया, नियुक्त किया, द क्वीन अपॉइंटेड, किसको, उसको, हिम, कोई आदमी है जिसको हम करें। और क्या बनाया, मिनिस्टर, MINISTER, रानी ने उसको मंत्री नियुक्त किया। ऐसे ही किसी को क्या कर दिया कि आज से तुम मंत्री नियुक्त कर दिया, किसने किया, द क्वीन, महारानी ने, रानी ने। तो ये आपके सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मिनिस्टर और हिम अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, इसी तरह थोड़ा और देखते हैं आगे। जैसे अपने दो वर्ब और बच गई, कौन सी, एक तो होगी जैसे कंसिडर, डिक्लेयर। कंसिडर का मतलब होता है मानना, ये मैंने पहले ही बता दी कि दे कंसिडर्ड मी ए थीप, उन्होंने मुझे चोर माना, समझा। और डिक्लेयर का मतलब है घोषित कर देना, जैसे उन्होंने मुझे चोर समझा, इसी की जगह हम कह देते हैं उन्होंने मुझे चोर घोषित कर दिया, दे डिक्लेयर्ड मी ए थीप, उन्होंने मुझे चोर घोषित कर दिया। अब बता कॉल और नेम, कॉल और नेम। देखिए कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना किसी को, ठीक है, पुकारना कर देते हैं। अब एक मान लो लड़की है जिसका नाम है जैसे मान लो मोनिका, और घर पर उसको लोग मोनू कहते हैं, मोनिका नहीं पुकारते, क्या कहते हैं, मोनू, MONU। तो घर वाले क्या कहेंगे कि दे, वे कौन, उसके घर वाले। कॉल मतलब पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं, मोनिका को। और क्या पुकारते हैं, मोनू। समझ में है आपको, दे कॉल मोनिका मोनू, वे मोनिका को मोनू बुलाते हैं। या मान लो हम ऐसे ही किसी लड़की की बात चलेगी, ये कौन है, कि ये, इसे तो हम मोनू कहते हैं, तो वी कॉल हर, हम उसे पुकारते हैं क्या, मोनू, हम उसको मोनू कहकर पुकारते हैं। अब भले उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन हम उसे मोनू कहते हैं। अब देखो वी सब्जेक्ट, कॉल वर्ब, किसको पुकारते हैं, उसको, ये ऑब्जेक्ट, और उसको क्या पुकारते हैं, मोनू, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से।
और इसी तरह आपके होता है नेम। नेम का होता है नाम देना। नेम मतलब नाम देना। अब ये नाम देने वाली मतलब है कि जैसे हमने क्या किया, नाम दिया। वी नेम्ड, हमने नाम दिया, किसको दिया? वी नेम्ड माई सन, मेरे बेटे को। हमने हमारे बेटे को नाम दिया। या माई सन की जगह कर देते हैं आवर सन, हमारे बेटे को। जैसे मान लो मी, आई एंड माई वाइफ, तो दोनों हो गए तो आवर सन। वी नेम्ड आवर सन, हमने हमारे बेटे को नाम दिया। क्या नाम दिया? श्रीकांत। श्रीकांत। अब मुझे एक बात बताइए, माई सन और श्रीकांत अलग अलग है, एक ही है? एक ही है। माई सन ही श्रीकांत है और श्रीकांत ही माई सन है। अब वी तो हो गया सब्जेक्ट और नेम हो गई वर्ब। हमने नाम दिया, किसको दिया? श्रीकांत को, ये हो गया। आवर सन हमारे बेटे को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और श्रीकांत क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे आएगा आवर सन वॉज नेम्ड श्रीकांत बाई अस। न कि श्रीकांत को हम कभी भी आगे लाकर इसका पैसिव नहीं बना सकते। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने चर्चा की कि वर्ब ट्रांजिटिव होती है और इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिनको हम क्या और किसको से पर्सन पूछते हैं और उनका उत्तर मिलता है। अगर एक का उत्तर मिलता है तो एक ऑब्जेक्ट, दोनों का मिलता है तो दो ऑब्जेक्ट, और दो ऑब्जेक्ट होने वाली होती है एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, जिसकी हमने चर्चा कर ली है। अब इससे आगे वाली जो क्लास होगी वो होगी हमारी टेंस पर। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।